जय हिंद सभी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसे पूछे गए थे और उनमें क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो कैसा था। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि वो आपके आगे आने वाले जो एग्ज़ाम आप देने वाले हो उसमें बहुत ही आपको हेल्प कर सके वो, ठीक है। और हेल्प करता भी है। तो इसी मुद्दे को हम देखते हुए आपके लिए लेकर आ गए हैं आरआरबी ग्रुप डी 2022 का एक पेपर, जो कि है 9 सितंबर 2022 का और फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। और इसमें हम 25 क्वेश्चन साइंस के कराने वाले हैं पूरे, और अच्छे से कराएंगे। सारे क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब रहने वाले हैं। और आप लोगों को पता भी होगा कि जो ग्रुप डी का पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है, केवल इसमें एक ही सीबीटी है, ठीक है, ओनली वन सीबीटी एग्ज़ाम है। और इसमें 25 क्वेश्चन आपके साइंस के रहने वाले हैं, तो उसी साइंस के सब्जेक्ट को अपन कराते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि तत्वों की संख्या के संदर्भ में आवर्तों का सही क्रम आपको बताना है, ठीक है। तो तत्वों की संख्या के संदर्भ में यानी कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें आवर्त में कितने एलिमेंट, कितने तत्व होते हैं, उसके आपको सही क्रम में आपको सजाना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसे किसने दिया था, मोजले साहब ने दिया था, ठीक है, मोजले साहब ने दिया था। और जिसमें से उनने 18 पीरियड नहीं 18 आपके कॉलम और 7 पीरियड में डिवाइड किया था, ठीक है। यानी कि 18 स्तंभ थे और 7 आपके क्या थे, आवर्त थे, ठीक है। यानी कि जो क्षैतिज वाली लाइन ऐसी होती है ये 7 थी और ऊर्ध्वाधर आपके 18 थी, ठीक है। तो इन 7 जो आपके आवर्त थे उसमें जो एलिमेंट की संख्या, वो अगर आपको याद रखना तो ऐसे याद रख सकते हैं, 2 8 8 18 18 और 32 32, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है आपको, यहीं से आपका ये क्वेश्चन बनने वाला है। तो यानी कि जो पहला आवर्त है उसमें आपके 2 एलिमेंट हैं, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, चौथे में 18, पाँचवें में 18 और छठवें में 32 और 37 में 8वें में 32, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट आवर्त है उसमें 2 हैं, तो 2 तो कम है किससे, दूसरे वाले से, ठीक है। और दूसरा तीसरा इक्वल है, ठीक है। उसके बाद चौथा चौथा आपका ज़्यादा है तीसरे वाले से, तो ये लगा दिए चिन्ह, ठीक है। और चौथा हो गया, चौथा पांचवा बराबर है इनमें एलिमेंट की संख्या। और उसके बाद पांचवा, ठीक है, उसके बाद आपका जो छठवां है वो पांचवी वाले से ज़्यादा है, उसमें एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे छठवां और सातवें में बराबर एलिमेंट है। तो इस तरह का जहाँ पे बन रहा होगा पैटर्न, वो यही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तीसरे ऑप्शन में आपका बन रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे, और इसको जरूर याद रखना कि पहले मतलब कि सातों आवर्त में एलिमेंट कितने कितने होते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली याद रखना 2 8 8 18 18 32 32, ये तो आसानी से याद कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर गर्म करने से प्राप्त होने वाले सही उत्पाद को चयन करना है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो एथेनॉल है उसको क्या किया जा रहा है कि अति सांद्रित सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 डिग्री केल्विन केल्विन पर आपको गर्म करना है। तो सबसे पहले एथेनॉल, एथेनॉल क्या है, एक तरह से आपका एल्कोहल है, ठीक है। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका क्या होता है, OH होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एथेनॉल का फार्मूला हो जाने वाला है वो आपका हो जाएगा C2H5OH, ठीक है। और जब इसको फ्रेंड्स क्या किया जाता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ठीक है, यानी कि H2SO4 अति सांद्रित H2SO4 लेना है, उसको गर्म करना है कितने डिग्री केल्विन पर, 443 केल्विन पर, ठीक है। और इसके बाद जो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है किसका, एथेनॉल का, यानी कि इससे वाटर बाहर निकल जाता है और एक तरह का आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है, वो आपका CH2 और डबल आपके बॉन्ड हो जाएंगे और CH2, ठीक है, ये चीज़ बन जाने वाली है यहाँ पे। और प्लस में आपका H2O बन जाता है, ठीक है। तो यहीं पे आपका जो इसका जो नाम होता है ना फ्रेंड्स, CH2
डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या कहलाता है, एथीन कहलाता है। ठीक है, एथीन, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथ आएगा। और यहाँ पे जो जनरल फार्मूला CnH2n बन रहा है। ठीक है, देख सकते हैं कि अगर 2 कार्बन लेते हैं तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यानी कि ये आपका एथीन हो जाएगा। ठीक है, एथीन। क्लियर है ना? तो ये चीज़ आपका एथीन बनने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चीज़ ध्यान देना। और बाकी इसके बारे में बात करें तो सिंगल बॉन्ड यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त की संतृप्त, संतृप्त है। ठीक है, तो ये संतृप्त है अगर, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त हो जाएगा। और यहाँ पे जो 2 कार्बन है तो ये आपका एथेन बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एथेन। कई बार IUPAC नेम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे आपके फॉर्मूला दे देंगे और उनके रासायनिक यहाँ पे नाम पूछ लिया जाता है, केमिकल नेम। ठीक है, IUPAC नेम तो बनना चाहिए आपसे। ये आपका क्या है, मीथेन है। ठीक है, मीथेन, क्योंकि एल्केन से इस समूह से आता है, ये एल्केन हाइड्रोकार्बन ग्रुप से। और यहाँ पे आपका देखो COOH, ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। और CH यानी कि यहाँ पे CH3 भी लगा है, तो ये आपका कितने कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। ठीक है, 2 कार्बन, एक ही 2, यानी कि एथेनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, एथेनोइक, एथेनोइक एसिड। ठीक है, एथेनोइक एसिड। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में, निम्नलिखित में से कौन से पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर गए। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर दे लगा दिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, जो कि उनका रॉन्ग आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में है कि पौधों में श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान देना चाहिए कि पौधों में जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, दोनों आपस में क्या होती हैं, डिफरेंस होती हैं। ठीक है, डिफरेंट होती हैं। और जो श्वसन क्रिया होती है प्लांट में, वो होती है आपकी, उसमें ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है तो आपका यहाँ पे बन जाता है CO2 प्लस H2O। ठीक है, और प्लस में एनर्जी, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है श्वसन। ठीक है, श्वसन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा CO2, H2O और O2। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन होती है तो उसमें आपका CO2 और प्लस आपका वाटर, ये सारी चीज़ मिलके बनाती हैं ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और प्लस में आपका वाटर भी बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ बनती हैं। मैंने बैलेंस ही पूरी नहीं की है। ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान देते हैं कि ये आपकी क्या है, प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण रिएक्शन है। ठीक है, और ये आपका रेस्पिरेशन है। ठीक है, मैंने ये जो बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही सही उत्तर को आपको बताना है, कौन सा कथन सही है। पहला है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। बिल्कुल करेक्ट है, ब्लीचिंग पाउडर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला यही होता है, ये CaOCl2। ठीक है, इसका उपयोग पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसका उपयोग दोस्तों पीने वाले पानी को कीटाणु मुक्त बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये भी आपका 100% राइट है। तो दोनों कथन आपके राइट हो जाएंगे, यह बात ध्यान देना। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग आपका कई बार इसका रंगहीन, किसी भी जैसे पदार्थ को आपको रंगहीन बनाना है तो इसके लिए भी किया जाता है। क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, बिना भुजा हुआ चूना, अगर उसमें आप वाटर डालते हैं, ठीक है, H2O मिलाते हैं तो आपका क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये चीज़ बन जाती है। अब दोस्तों क्या होता है, अगर आप इसको खुली हवा में रखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, बुझा हुए चूने को, तो क्या होता है कि जो वायुमंडल में उपस्थित CO2 है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इससे रिएक्शन कर लेती है। ठीक है, यानी कि अब आगे जो रिएक्शन होगी
OH का होल ट्वाइस और प्लस CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर लेगी और ये बन जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद आपका वाटर बन जाएगा। तो दोस्तों जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, तो दीवालों की जो पुताई होती है ना, तो चमक आ जाती है दीवालों में, ठीक है। दीवालों में जो पुताई की जाती है चूने की और चमक आ जाती है, तो चमक का यही कारण है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पुताई करते हैं बिना बुझे हुए चूने की, तो वो शुरुआत में चमकदार नहीं होती है दीवार, ठीक है। लेकिन जैसे ही कुछ देर बाद आप 2-4 घंटे बाद 10 घंटे बाद देखेंगे तो बढ़िया उसमें रिएक्शन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और आपकी जो दीवार होती है चमकने लगती है सफ़ेदी से, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका फ्रेंड्स बनता है, ये बात ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आभूषणों का मलिन होना डैश का उदाहरण है। तो जो आपके आभूषण वगैरह होते हैं उनका मलिन होने का कारण क्या है? उनके मलिन होने के कारण है ऑक्सीकरण, ठीक है। यानी कि कोई भी जैसे आभूषण वाली धातु जैसे सोना है, चांदी है, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन वैसे साधारण करती नहीं है, ठीक है, क्योंकि जी ये बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, सिल्वर हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, ठीक है। और लेकिन इसमें क्या मिलाया जाता है कि जो प्योर जो आभूषण बनते हैं प्योर आपके मटेरियल से नहीं बनता, उसमें बहुत सारा जो है जैसे गोल्ड ही मान ले तो गोल्ड में बहुत ज़्यादा कॉपर मिलाया जाता है, ठीक है। ये कॉपर दोस्तों ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि आप लोगों को पता हो कि जो गोल्ड शुद्ध होता है वो 24 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का। लेकिन आप 24 कैरेट के गोल्ड कभी अगर बना भी दें आभूषण तो वो तुरंत वो पिचक जाएगा या फिर दब जाएगा, तो तुरंत उसका आभूषण खराब हो जाएगा। इसलिए उसको हार्ड बनाने के आभूषण को हम कॉपर इसमें मिलाते हैं। लेकिन कॉपर आप जाके आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा, तो इसीलिए आपका जो आभूषण मलिन हो जाता है, उसका कलर थोड़ा डल हो जाता है, इसीलिए इसको ऑक्सीकरण अपक्रिया नाम दिया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई प्रकाश किरण कोई प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और एक अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कोई एक प्रिज्म है फ्रेंड्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिज्म एक ले लिया बड़ा सा, ठीक है, और ट्रायंगुलर शेप का प्रिज्म, और उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक जो अपवर्तक पृष्ठ है वो है आपका AB, ठीक है। एक पहला अपवर्तक पृष्ठ है AB और उसके बाद अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC है, ठीक है। ये चीज हो गई, यानी कि रेज जो आएगी फ्रेंड्स वो कैसे आएगी, वो आपकी यहाँ से ऐसी आएगी, ठीक है, ऐसी आएगी और फिर इसका अपवर्तन होगा, ठीक है, तो ये मुड़ेगी और फिर आपका ये AC अपवर्तक पृष्ठ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो जो आपका बोला जा रहा है वो उसके बारे में अपन लोग देखते हैं, ठीक है। ऐसे रेज जाएगी, ये बोला जा रहा है कि पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है देखो, ये एक सेम क्वेश्चन मैंने पिछली शिफ्ट में भी करवाया था, एक पिछली शिफ्ट में इसी शिफ्ट में आया था क्वेश्चन, ये मैंने करवाया था, मुझे याद आया अभी, सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। देखो रिपीट भी क्वेश्चन होते हैं और यही सारे क्वेश्चन आपके आगे जो आने वाला 2025 के एग्जाम उसमें भी 100% क्वेश्चन आएंगे ये सारे। तो जो यहाँ पे पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण है, तो अपवर्तन कोण क्या होता है, जो नॉर्मल के साथ जो रेज एंगल बनाती है, नॉर्मल यानी कि जो ये सतह है ना अपवर्तक सतह, उसके बिल्कुल लंबवत होनी चाहिए वो, ठीक है, वही अवलंब कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा ऐसे, ठीक है, ये लंबवत होगी। और जो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है यही इंसिडेंट रे कहलाएगा, यानी कि अपवर्तन नहीं आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण। और यहाँ पे जो, ठीक है, अब रेज, अब ये आपका क्या है, ये अविलंब ही है ना, ये आपका जो अविलंब के साथ ये जो आपका अपवर्तित किरण एंगल बनाएगी वो आपका अपवर्तन कोण कहलाएगा, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे आई हम सिंपल आई रखते हैं और यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे भी नॉर्मल बना लेते हैं अपन अविलंब, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल हो जाएगा ये आई डैश मान लेते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाला एंगल होगा ये आपका मान लेते हैं हम आर डैश, ठीक है।
तो अब क्वेश्चन में है कि पहला है कथन कि जो पृष्ठ ए बी पर आपतन कोण से अधिक होगा। तो यहाँ पे जो पृष्ठ ए बी में जो अपवर्तन कोण है यानी कि आर जो है वो यहाँ पे इससे बड़ा होगा। ये सही है कि गलत है? गलत है फ्रेंड्स, ठीक है ना, क्योंकि आपका देखो ये जो रेज जा रही है वो सघन विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। कांच का प्रिज्म है, कांच है तो वो सर क्या है, ये सघन माध्यम है, ठीक है। तो जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ किरण जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, यानी कि रेज को जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, लेकिन चली गई ऐसे, यानी कि अवलंब की तरफ और झुक गई। तो ये वाला एंगल जो है आर, ये आई से क्या होगा, छोटा ही तो होगा ना। तो लेकिन यहाँ पे तो उल्टा कह रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। उसके बाद पृष्ठ ए बी की बात कर रहा है, तो सॉरी ए सी की। ए सी में अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, ये रहा आर वन, ठीक है। अपवर्तन कोण और आपतन कोण से कम होगा, आपतन कोण से कम थोड़ी होगा, क्योंकि सघन से विरल में जा रहा है, विरल से सघन में, सघन से विरल में अगर जा रहा है तो अवलंब से दूर जाएगा, अवलंब से दूर जाएगा यानी कि एंगल बड़ा होगा, अपवर्तन कोण बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम है, तो ये भी आपका गलत होगा। दोनों आंसर जो है तो दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से मानव उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं? तो एक वक्र, वक्र यानी कि किडनी, तो केवल एक ही वक्र किडनी होती है क्या, आपकी दो किडनियां होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद दो वक्र, यहाँ तक तो ठीक है, ये दोनों तीनों। एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्रवाहिनी थोड़ी होती है फ्रेंड्स, ये एक होती है, एक नहीं होती, ठीक है, दो मूत्रवाहिनियां होती हैं। और एक मूत्राशय, ये तो यहाँ इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद एक मूत्राशय और एक मूत्रवाहिनी, ये गलत हो गया देखो। तो जो आपका मानव सर्जन तंत्र होता है उसमें दो तो किडनियां हो गई और दो मूत्रवाहिनी होती हैं और एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग, ठीक है। अगर इसका मैं डायग्राम आपको बनाकर दिखाना चाहूँ तो कुछ कैसे होता है यहाँ पे किडनियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, ऐसे किडनियाँ होती हैं, दो किडनियाँ होती हैं और इनसे जो है तो ऐसी ये मूत्रवाहिनी निकलती हैं, ठीक है, मूत्रवाहिनियाँ निकलती हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक गॉल ब्लैडर होता है यानी कि मूत्राशय, ऐसे। तो दो तो देखो मूत्रवाहिनी हो गई, एक ये रही है एक ये रही, ठीक है। और एक आपका यहाँ पे मूत्राशय होगा, ये मूत्राशय हो गया, और यहाँ से एक आपका एक निकलता है मूत्र मार्ग, ठीक है, और उसको कहते हैं यूरेथ्रा। तो केवल एक ही मूत्र मार्ग होता है और मूत्रवाहिनियाँ दो होती हैं, किडनी भी दो होती हैं, तो आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही होगा कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसी में इन तीनों चीज़ों का पूर्णतः डाइजेशन होता है, क्योंकि इसके बाद जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो आपका फूड होता है वो जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी का भी पाचन नहीं होता, केवल आपका वहाँ से वाटर और जितने भी मिनरल्स वगैरह होते हैं उनका ऑब्जर्प्शन होता है, यानी कि अवशोषण होता है। और लेकिन आपका जो छोटी आंत होता है ना उसी में जो है तो पूर्णतः पाचन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का, ठीक है। तो इसलिए आपका ये राइट हो जाएगा। बाकी आपका जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने लगता है फ्रेंड्स, उसका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो वो आपका केवल आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है कहाँ से, मुख से, ठीक है, मुंह से भी, क्लियर ना। क्योंकि जो सलेबरी एमाइलेज जिसे टाइलिन भी कहते हैं वो आपको स्टार्च को तोड़ने लगता है, ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो इसके यहाँ पे तो राइट आंसर जो पूर्णतः पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का, वो आपका छोटी आंत में होता है, ठीक है। बोला जा रहा है कि प्रत्येक 10 ओम के दो प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध हैं, दो प्रतिरोध, और वो समांतर क्रम में संयोजित हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो प्रतिरोध लेते हैं, उनको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ना है उनको, और उसके बाद जो बोलेगा आगे उनको देख लिया जाएगा फिर, ठीक है। ये दो प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ दिया, 10 ओम के दो प्रतिरोध हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि इस संयोजन को 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है, यानी कि सीरीज में ही आगे जोड़ा है आपका एक और 10 ओम का प्रतिरोध, ठीक है। और इसी सीरीज में आपकी एक कितनी वोल्ट की बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है,
ठीक है, जिससे यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न होगा और धारा प्रवाहित होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है कि बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति यानी कि पावर बताना है। तो पावर बराबर क्या होता है आपका पता होगा, V और इंटू आई। ठीक है, यानी कि आपका वोल्टेज तो पता है कि 6 है, लेकिन आपको धारा निकालना है। तो धारा कैसे निकलेगी, आई बराबर क्या होता है V बटे आर। आर क्या लेंगे यहाँ पे, नेट रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक है, नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए अगर पैरेलल में जुड़े हैं तो मैंने आपको बताया कि 1/R नेट बराबर हो जाता है आपका 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो यहाँ पे जब मान रखेंगे तो 1/R नेट बराबर हो जाएगा 1/10 बटे प्लस 1/10। ठीक है, यानी कि जो यहाँ से आपका यहाँ से जो इसका निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 2/10 यानी कि 5 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये तो 5 निकल आएगा, 5 ओम इसका वैल्यू। ठीक है, जब समांतर में 10-10 के हैं और ये सीरीज में जुड़ी है 10 और 5 आपस में, तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा ना, तो 15 ओम आपका नेट आ जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि P बराबर 6 वोल्ट हो गया और आई अभी निकालना। आई कैसे निकलेगा, V आपका 6 है 6 वोल्ट और आर नेट आपका 15 है। ठीक है, तो आपको आई का वैल्यू यही डायरेक्टली रख देना 6/15। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, शक्ति पावर बराबर 36/15। ठीक है, अब यहाँ से 3 से अगर काटेंगे तो ऊपर चला जाएगा 12, 3 36, इधर 5। ठीक है, तो 2.4 आपका वाट, पावर की यूनिट क्या होती है वाट होती है ना, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और समझ में आया हो ना तो दोस्तों लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो जुड़ जाएं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। तो पहला है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल कीटाणु मुक्ति, देखो रिपीट ही हो गया है, तो ये स्टेटमेंट रिपीट हो गया सिंपल। ठीक है, ये बिल्कुल राइट है आपका। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिकर्मक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, किसका, ब्लीचिंग पाउडर में। ठीक है, और ऑक्सीकरण करके ये क्या कर देता है कि उसका कलर बिल्कुल ख़त्म कर देता है किसी भी चीज़ का। ठीक है, कपड़ों में ज़्यादातर कपड़ों की फैक्ट्री में भी यूज किया जाता है। ठीक है, अगर किसी कोई कपड़ा है उसका कलर बिल्कुल क्या करना है, रंगहीन करना है उसको कपड़े को, तो ऑक्सीकरण के रूप में इसका यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, तो दोनों राइट है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों की लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, तो जो तो रेप्टाइल होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि जो लिंग का निर्धारण कौन करता है, टेम्परेचर करता है। ठीक है, ये बात ध्यान देना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सरीसृप यानी कि रेप्टाइल। ठीक है, रेप्टाइल। ठीक है, रेप्टाइल। रेप्टाइल में कौन आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कछुआ जो हो गया, कछुआ। ठीक है, और आपका सांप हो गया, ये सारे रेप्टाइल हैं। ठीक है, तो इनमें जो लिंग का निर्धारण होता है यानी कि मेल होगा या फीमेल होगा बच्चा, तो वो आपका होगा किससे, टेम्परेचर से निर्धारित होता है। ये बात ध्यान देना आप लोग। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। और बाकी इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ सजीव प्राणी पाए जाते हैं और या जहाँ उनका जीवन यापन हो सकता है, तो उसे संताप मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल की जैव मंडल व या वायुमंडल। तो जहाँ सजीव प्राणी पाए जाते हैं, सजीव प्राणी कहाँ पाए जाते हैं आपके जैव मंडल में। ठीक है, और जहाँ पे उनका जीवन यापन होता है फ्रेंड्स, तो वही जैव मंडल कहता है। ठीक ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु में प्रकाश की किरण अपवर्तनांक √3 वाले माध्यम से वायु को पृथक करने वाले पृष्ठ पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो किरण माध्यम में डैश के कोण पर अपवर्तित होगी। ठीक है, यानी कि आपको अपवर्तित कोण बताना है। फ्रेंड्स, आपका जो मीडियम है, दो तरह का मीडियम है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं ये आपकी एयर है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, कोई दूसरा है और जिसका अपवर्तनांक, ठीक है,
तो आप लोगों को एयर का जो अपवर्तनांक पता होगा कि वो कितना होता है, 1.0003 होता है, यानी कि लगभग 1 मान लेते हैं अपन लोग, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे दूसरा माध्यम दिया गया है, इसको μ1 मान लेते हैं, जो μ2 दिया गया है उसका अपवर्तनांक आपका √3 है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रेस इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है, वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, वो 60 डिग्री, ठीक है, बताया गया ना। और उसके बाद में यही नॉर्मल जब ऐसे नीचे बढ़ा देते हैं अपन लोग, तो ये क्या होगी, ये आपका क्या है, विरल माध्यम है, ठीक है। क्या है, विरल माध्यम। ये आपका जो है नीचे सघन माध्यम है, सघन माध्यम। ये कैसे पता करें, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा वो फ्रेंड्स सघन होता है, ठीक है। तो √3 की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा आएगी ना, तो ये सघन माध्यम हो जाएगा, ठीक है। तो अब विरल माध्यम जब सघन माध्यम की तरफ किरण जाएगी, तो ये आपकी अवलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है, अवलंब की तरफ झुक जाएगी ऐसी, ठीक है। यानी कि आपका ये एंगल पूछा गया है फ्रेंड्स आपसे, तो ये एंगल आपको देख सकते हैं कि 60 डिग्री से तो छोटा ही होगा, क्योंकि अवलंब की तरफ झुकी गई है, तो 60 से छोटा ही होगा, तो 60 होगा नहीं आपका, तो ये ऑप्शन तो पहले काट दीजिए। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है कि ये एंगल मान लेते हैं ये आपका आर है, और इसको निकालने के लिए स्नेल लॉ यूज करते हैं, स्नेल कर लॉ। तो यहाँ पे आपका साइन आई, स्नेल लॉ होता है साइन आई और मल्टीप्लाई μ1, ठीक है। और उसके बाद साइन इक्वल टू हो जाता है साइन आर, ठीक है, और मल्टीप्लाई μ2, ठीक है। तो यहाँ पे साइन आई, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 60 है, ठीक है, यानी कि जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, उसका एंगल 60 डिग्री है। तो साइन आई यानी कि साइन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2, और μ1 आपका 1 है, ठीक है, अपवर्तनांक एयर का। उसके बाद में आपका जो दूसरा माध्यम है, यहाँ पे आर की वैल्यू साइन आर, तो हमें आर निकालना है अभी तो, और μ2 जो दिया गया है वो आपका √3 है, ठीक है। तो यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा, जो साइन आर इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 कितने कितने डिग्री के एंगल पर होता है साइन में, तो आप लोगों को पता होगा 30 डिग्री के एंगल पर होता है, नहीं कि साइन आर इक्वल टू, और ये होता है साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन से साइन कट गया, तो आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30 डिग्री। तो यहाँ पे आपको केवल ये आपका स्नेल लॉ याद रखना है, क्या, स्नेल लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपल जो साइन आई यानी कि इंसिडेंट रे मल्टीप्लाई उसी माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू, तो दूसरे माध्यम का एंगल होगा, ठीक है, अवलंब के साथ रेज का, वो साइन आर और मल्टीप्लाई उसी माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। ये चीज होता है, तो इसको जरूर याद रखना, बाकी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, नियत रहता है कि पहले बढ़ता है फिर घटता है या फिर घटता है। तो पीरियोडिक टेबल में जो आवर्त होते हैं, आवर्त यानी कि जो लेटे हुए ऐसे कॉलम होते हैं, ठीक है, लेटे हुए होते हैं जो, ठीक है, लेटे हुए जो लाइंस होती हैं, उनमें जो आपके एलिमेंट होते हैं उनके प्रॉपर्टीज पूछा गया है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आप लोगों को पता नहीं होगा, तो डायरेक्टली अगर याद रखना चाहें तो फ्रेंड्स, जैसे ये आपका क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है, समूह होता है, ठीक है। तो अगर पीरियोडिक टेबल में आपका ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपकी जो धात्विक प्रॉपर्टी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है। अगर आप आवर्त में ऐसे ऐसे आवर्त होते हैं, ठीक है, आवर्त में आप अगर राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो यहाँ पे धात्विक प्रॉपर्टी बढ़ती है, ठीक है, ये बात ध्यान देना, ठीक है ना। अगर आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है, और राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाएं से दाईं ओर जाना है, तो बाएं से दाईं ओर अगर जा रहा है यानी कि उल्टा जाना है, तो उल्टा जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटेगा, ठीक है, धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा, obvious सी बात है, ये चीज याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो एक लिंगी पुष्प पौधों में क्या होता है कि जिसमें केवल मेल पार्ट हो, ऐसा फ्लावर, ठीक है, जिसमें केवल आपका मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट हो, ठीक है, तो वो आपके एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। लेकिन बहुत सारे द्विलिंगी पुष्प भी होते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ ही पाए जाएंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है।
यहाँ पे आपका एक लिंगी पुष्प के उदाहरण बताना है। तो तरबूज तो आपका दोस्तों क्या होता है, एक लिंगी होता है, लेकिन जो सरसों आपका होता है द्विलिंगी पौधा होता है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल फ्लावर में दोनों पार्ट पाए जाते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद गुड़हल और पपीता, गुड़हल और पपीता भी यहाँ पे आपके नहीं होने वाले हैं। सरसों और गुड़हल, देखो सरसों तो मैंने बताया ये हो गई नहीं। और आपका जो गुड़हल, गुड़हल भी आपका क्या होता है, एक तरह का, इसमें भी आपका द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है गुड़हल में। और जो पपीता होता है उसमें केवल एक लिंगी पुष्प ही होता है, गुड़हल में द्विलिंगी। तो ये भी आपका तीसरा भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ना? तो आप ध्यान देना। जो आपका तरबूज हो गया, पपीता हो गया, और एक और ऑप्शन याद रखना खीरा, जो खीरा होता है वो भी आपका, कुकम्बर, वो भी आपका एक लिंगी पुष्प रखता है। तो याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा डैश होती है। तो अगर सीरीज में कोई प्रतिरोध जुड़े हैं तो उनमें प्रवाहित होने वाली धारा को बताया गया है। तो मान लेते हैं जैसे ऐसे कोई सीरीज है, श्रेणी क्रम में ऐसे कोई रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये किसी वोल्ट यानी कि बैटरी से जुड़े हुए हैं ऐसे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनके बीच जो धारा प्रवाहित होगी वो कैसी होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों में पता होगा, मैंने कई बार आपको बताया भी है कि जो सीरीज में अगर रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो उनके माध्यम से जो धारा प्रवाहित होती है, धारा आई, वो सभी जगह समान होती है। ठीक है, धारा आई होती है, समान होती है। तो ये बात ध्यान देना। अगर यहीं पे पैरेलल में अगर जुड़े होते, समांतर क्रम में जुड़े होते, तो वहां पे वोल्टेज समान होता है। ठीक है, पैरेलल में अगर प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज समान होता है, लेकिन सीरीज में अगर जुड़े हुए हैं तो वहां पे धारा समान होती है। ये दो पॉइंट आप जरूर याद रखना। तो सभी प्रतिरोधों में धारा जो है समान गुजरेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश से परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होगी यदि परिनालिका की दिशा बदल दें और धारा की दिशा बदल दें, फेरों की संख्या घटा दें। तो फेरों की संख्या घटाने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। अगर फेरों की संख्या घटा ही देंगे आप, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का वृद्धि नहीं होगी, वो घट जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि जो परिनालिका होती है आपको पता होगा, वो आपकी परिनालिका क्या होती है, आपकी एक तरह से ऐसी फोल्ड, ठीक है, ऐसी ये परिनालिका होती है। ठीक है ना? तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पे धारा की दिशा भी चेंज करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करने से कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल डायरेक्शन का ही चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद अगर फेरों की संख्या घटा देंगे, अगर फेरों की संख्या घटाएंगे तो आपका चुंबकीय क्षेत्र घटता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये भी याद रखना। और फेरों की संख्या अगर बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की मान बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है, इसके अंदर मृदु लोहे कोई कोर रख देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे मृदु लोहे का कोई कोर रख देते हैं अगर इसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर, परिनालिका के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है ना? तो ये इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 नहीं है, 2 ओम के प्रतिरोध में 0.4 एम्पियर की धारा यहाँ पे अनुरक्षित है। तो 1 सेकेंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा आपको बताना है। तो हीट बराबर क्या होता है, ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो होता है I² RT। ठीक, और टी यहाँ पे आपका 1 सेकेंड है, यहाँ पे सारे वैल्यू रख दीजिए। आई की वैल्यू आपकी 0.4 है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 0.16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आर कितना है 2 टाइम 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से आपका 0.32 जूल आपका हो जाएगा, क्योंकि हीट जो होती है उसकी ऐसा यूनिट जूल ही होती है, एनर्जी एक तरह से ही ऊष्मा होती है। ठीक है, ये ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा परमाणु क्रमांक 4 संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों से संबंधित है? तो 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसमें है? तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजकता पूरा करने के लिए, ठीक है, यानी कि उसको अष्टक पूरा करने के लिए ऐसे तत्व को बताना है जिसको उस अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा एलिमेंट, जैसे यहाँ पे 7 परमाणु क्रमांक अगर उसका होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2 और 5 का बनेगा। ठीक है, तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए तो 3 चाहिए ना, क्योंकि लास्ट कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन तो 3 चाहिए होगा इसको। ठीक है, और इसमें 2 और 6 इसको 2 चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि अष्टक पूरा करना है तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले से बाहरी कक्षा में, 2 और चाहिए होगा इसको। अगर 5 इलेक्ट्रॉन उसका
तो यहाँ पे 2 और 3, यानी कि 3 अगर ये दे देगा तो उसका अष्टक पूरा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए लास्ट कक्षा में अगर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उसका मतलब कि वो संतुष्ट हो जाता है, फिर किसी से रिएक्शन नहीं करता साधारणतः। तो यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो ये आपका अष्टक पूरा कर लेगा। लेकिन अगर कार्बन परमाणु क्रमांक 6 है तो यहाँ पे 2 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं संयोजकता इसकी 4 होगी। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या फिर किसी से ग्रहण कर ले तो यहाँ पे जो संयोजकता आ जाएगी उसकी 4 आ जाएगी, ठीक है। और ये कार्बन का ही परमाणु क्रमांक है। और आप लोगों को पता होगा कि जो कार्बन होता है ना तो इलेक्ट्रॉन किसी को देता है ना ही ग्रहण करता है, ये साझेदारी कर लेता है, ठीक है। ये बात ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, तो क्या कौन सा मिरर है, अवतल दर्पण के सामने ध्रुव, उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच में स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। तो निर्मित आपको प्रतिबिंब को प्रॉपर्टीज बताना है कि प्रतिबिंब कैसा निर्मित होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जो आपका इमेज जो मिरर है वो आपका कौन सा है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अवतल दर्पण के बारे में मैंने बताया, ठीक है। अवतल दर्पण ये हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, उसका पोल है और यहाँ पे फोकस हो जाएगा और उसकी दुगनी दूरी पर आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखना है, यानी कि पोल आपका ये रहा, फोकस ये रहा, यानी कि इसके बीच में कहीं पर भी अगर आप वस्तु को रख रहे हैं तो इमेज कैसा बनेगा आपका। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि अगर आप वस्तु को फोकस या फिर फोकस के लेफ्ट साइड रखते हैं तो ये आपका इमेज जो बनेगा वास्तविक बनेगा। लेकिन अगर फोकस से राइट साइड में अगर कहीं रख रहे हैं तो फोकस आपका ही रहा, तो फोकस का राइट साइड इधर रहेगा ना। तो राइट साइड में अगर वस्तु को रख रहे हैं अवतल दर्पण में तो वो आपकी इमेज हमेशा कैसी बनेगी, आभासी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से पहला तो आभासी हो गया। आभासी जो इमेज होता है हमेशा पता होगा आपका सीधा होता है, ठीक है। और ये दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी अगर बन रहा है तो दर्पण के पीछे यानी कि यहाँ कहीं पे बनेगा। और मैंने बताया भी था आपको, ठीक है, ऐसे सीधा बनेगा, ठीक है ना। मैंने बताया भी था कि अगर आपको वस्तु जो है वक्रता केंद्र के राइट साइड कहीं भी रखी है तो वो आपकी बड़ी साइज की बनेगी, ठीक है ना। क्योंकि वक्रता केंद्र में अगर वस्तु रख रहे हैं अवतल दर्पण के इमेज समान साइड की बनती है। लेकिन अवतल दर्पण से अगर सॉरी वक्रता केंद्र से अगर राइट साइड में रख दिया तो आपकी बड़ी बनेगी, ठीक है। तो ये सारी तीनों चीज़ मैंने बता दी आपको। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आभासी सीधा तो हो ही जाएगा आपका और बड़ा भी बनेगा, ठीक है। ये भी ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण जीवित कोशिकाओं को अल्प परासरी विलयन में रखने पर उसके आकार और आकृति में विस्तार होने लगता है, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन आपको पता होगा कि ये आपका वेपराइजेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। जब भी प्लांट में जल की मात्रा बनती है, जब फूड बनता है प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन से, तो यहाँ पे जल भी बनता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा जल होता है उसको वेपराइज कर दिया जाता है प्लांट की स्टोमेटा, ठीक है। जो लीफ में पत्तियों में स्टोमेटा होता है, छिद्र होता है, उसके द्वारा, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन तो आप लोग बता दी कि फूड भोजन बनाते हैं प्रकाश जो प्लांट होते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ अगर गैसों में आपस में कोई कण है और वो सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जा रहे हो गैसों में तो ये आपका डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। विसरण, जो परासरण फ्रेंड्स होता है वो परासरण क्या होता है कि लिक्विड में होता है, ठीक है। लिक्विड की कण जैसे जो वाटर की कण है सेल में सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा विलयन है, अल्प परासरी विलयन, ठीक है, अल्प परासरी विलयन। यानी कि यहाँ में इसमें दोस्तों अल्प परासरी विलयन है, यानी कि इसमें जो विलेय के, ठीक है, जो विलेय अणु होंगे, जो विलेयों के अणु होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है, अल्प मात्रा में होंगे। लेकिन जो विलायक होगा जैसे वाटर होगा उसमें क्या होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। ये बात ध्यान देना। तो यहाँ पे आपके जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो ज़्यादा होने की वजह से ये क्या करेंगे कि यहाँ पे सघन मात्रा में हो गए, ठीक है, सघन मात्रा में हो गए ना जल के। और लेकिन जो सेल होगी उसके अंदर जल की मात्रा की कमी होगी तो जो जल होगा सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगा, ठीक है ना। जल जो होगा सेल में चला जाता है, इस तरह से सेल मेम्ब्रेन होती है इसकी, सेल मेम्ब्रेन, जिसको अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, ठीक है।
तो वो इस जल को अंदर इंटर कर लेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर की मात्रा होगी वो कम होगी बाहर की अपेक्षा, ठीक है। तो यह वाटर आपका अंदर चला जाता है और सेल का जो आकार हो जाएगा विस्तृत हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा उसमें, तो वही वेपराइज क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ये बात ध्यान देना, ठीक है। और जो परफ्यूम वगैरह आप कहीं के कपड़ों में डाल लेते हो सभी जगह उड़ने लगता है, ठीक है। और अगरबत्ती रूम में लगा देते हो तो पूरा रूम महकने लगता है, वो विसरण के कारण होता है, ये बात ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो इसका प्रतिबिंब की दूरी क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फोकस दूरी आपकी क्या है 12 सेंटीमीटर और दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी कि जो वस्तु को रखा गया है आपका, वो आपका रखा गया है कहाँ पे, वस्तु को रखा गया है आपका पोल और फोकस के बीच में रखा गया है ना, यानी कि यहाँ पे कहीं पे रखा, क्योंकि पोल और फोकस के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, वस्तु 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रख दी गई है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी लास्ट एक क्वेश्चन में बताया था कि अगर फोकस के राइट साइड में अगर वस्तु रखी है आपकी, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो आभासी बनेगी। तो वास्तविक वाले तो ऑप्शन काट ही सकते हैं आप, ठीक है। बाकी अगर आप फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दें तो वो तो और बढ़िया है। आपका यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी बताना है, तो 1/f बराबर होता है, आप लोगों को पता होगा, 1/b प्लस 1/u मिरर फार्मूला है। 1/f माइनस होगा 12, ठीक है, क्योंकि आपका फोकस लेंथ माइनस होता है, ठीक है, अवतल दर्पण में। और यहाँ पे 1/b आपका b की वैल्यू निकालना है, और u की वैल्यू क्या है आपकी -6, क्योंकि जो इमेज होती है उसकी दूरी हमेशा नेगेटिव में ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे -1/6 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/6 - 1/12 इक्वल टू 1/b, और यहाँ से 12 और इधर 2 - 1, यानी कि जो v की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। और प्लस में आई, यानी कि आपका जो मिरर होगा ना उसके राइट साइड में वस्तु रखी होगी, तभी तो प्लस में आया ना, और राइट साइड में रखी है तो आभासी बनेगी, ठीक है। ये भी सारी चीज़ें एक दूसरे कनेक्ट करती हैं, आपको केवल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हम अजैव निम्नीकरण उत्पादों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं। अजैव निम्नीकरण पदार्थ यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि जो एनवायरनमेंट में साधारण तरीके से वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है, और एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाते हैं ऐसे उत्पाद। तो उनका उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं, तो दूसरा देखो, पहला तो राइट ही है। तो दूसरा, दूध और पनीर को पॉली बैग में पैक करें, तो ये तो गलत हो गया ना। पॉली बैग तो वैसे नॉन अजैव निम्नीकरण पदार्थ है, अगर इसका ही यूज़ करने लगेंगे तो और ज़्यादा ये तो पॉल्यूशन फैलाएगा, ठीक है। ये तो बायोडिग्रेडेबल पदार्थ थोड़ी है पॉलीथीन, पॉली बैग। उसके बाद फलों और सब्जियों को सुंदर पॉलीस्टराइन और प्लास्टिक पैकेजिंग में, इसमें भी देखो प्लास्टिक के यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद है बिस्कुट आदि जैसे खाद्य पदार्थों को प्लास्टिक, टिन प्लास्टिक तो जहाँ पे आ जाए तो गलत ही है ना, उसको खरीदारी की जाए तो गलत है। पर्यावरण को अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करना है, ठीक है, तो वहीं पे आप जो अजैव निम्नीकरण उत्पादों को कम कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कागज़ के थैले हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद कर, मतलब कि अपन यूज करें तो ज़्यादा आपका सही रहेगा, ठीक है, क्योंकि कागज़ तो आपका क्या होता है, जैव निम्नीकरण पदार्थ होता है। अगर वो एनवायरनमेंट में कहीं भी अब ऐसे डला रहेगा तो कुछ ना कुछ टाइम बाद वो आप आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा, गल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका ये राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपने अच्छे से समझे होंगे, और यही सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले। तो जो लोग भी अभी तक चैनल पे जुड़े हैं और नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर किया करें कि आपको सेशन कैसा लगा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और दोस्तों इस वीडियो को टारगेट में रखता हूँ 20 लाइक का, देखो ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है, तो 20 लाइक का ही मैं टारगेट रखता हूँ, और इसको अचीव करना आपका भी टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। तो स्टडी ग्रुपों में भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।